हेलो बच्चों, चलो तो फिजिक्स में जैसा कि पता है कि मोशन का चैप्टर हमने खत्म कर लिया है, तो आज हम आगे पढ़ेंगे फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो बच्चों, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में जो इस समय हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स का हम पार्ट पढ़े। मैकेनिक्स क्या है? कोई भी मैकेनिकल जो चीज़ें आजकल हमारे जो आसपास घटित हो रही हैं, जो अकर हो रही हैं, उनके बारे में जानना और पढ़ना, वो सब मैकेनिक्स में आता है। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, समझ लो। एक है स्टैटिक्स, ठीक है, और एक है डायनामिक्स। अच्छा देखो, स्टैटिक्स किसको कहते हैं? स्टैटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जो रेस्ट पोजीशन में होते हैं, रेस्ट स्टेट में होते हैं। उनके कॉज को, उनके इफेक्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं, कौन ऑब्जेक्ट, तो उसको हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स पार्ट में। डायनेमिक्स पार्ट में हम उन ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं जो मोशन में होते हैं। क्लियर है? तो स्टैटिक्स में डील्स विथ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, ठीक है, और डायनेमिक्स में डील्स विथ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। क्लियर बच्चों? ठीक है, डील्स विथ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर रेस्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट है तो उस पर जो भी कुछ हो रहा होगा उसके बारे में हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। मतलब उस पर फोर्स लग रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो सब स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। और डायनेमिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना एक्सेलरेट कर रहा है, कौन फोर्स लग रहा है, ये सब कुछ हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन पार्ट में हमने स्टैटिक्स कवर किया है, डायनेमिक्स भी कवर किया है, लेकिन स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का एक पार्ट कवर किया है। वो क्या है? इफेक्ट के बारे में। और इस चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम कवर करेंगे कॉज के बारे में। क्लियर है? इफेक्ट क्या होता है? देखो, जैसे ये मार्कर है, इस समय मेरे हाथ में रेस्ट पोजीशन पर है, मैं इस मार्कर को पुश कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इस मार्कर को पुश किया, ये मार्कर मोशन में आ गया, मतलब इसने अपना रेस्ट स्टेट चेंज किया है। तो जो फोर्स मैंने लगाया वो एक कॉज हुआ जिसकी वजह से इसमें मोशन हुआ। तो मोशन एक इफेक्ट है। तो मोशन, या अगर मान लो ये मार्कर मूव कर रहा है, मान लो सामने से मूव करते हुए आ रहा है और मैंने यहाँ पर इसको रोक दिया, तो क्या हुआ? मार्कर पहले मोशन में था, मैंने यहाँ पर ऑपोजिट में इसके एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से मार्कर रेस्ट में आ गया। तो मतलब पहले मार्कर मोशन स्टेट में था और इस फोर्स जो कि एक कॉज है जिसकी वजह से ये अपना स्टेट चेंज करके रेस्ट में आता है, मतलब रेस्ट भी एक इफेक्ट है। तो इफेक्ट क्या है? मोशन या और रेस्ट, और कॉज क्या है? फोर्स। इस फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करता है, या तो वो मोशन में आता है या रेस्ट में आता है। बच्चों, इस चीज को हमने फर्स्ट चैप्टर में डील कर लिया है, इस चैप्टर में हम कॉज को डील करने वाले हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। गर्मी हो रही है? कोई बात नहीं सर, आप मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत करेंगे, हम भी पढ़ेंगे। बहुत अच्छे, बिल्कुल पढ़ाई करो। चलो, अब फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब फोर्स के बारे में बच्चों सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि फोर्स है क्या? व्हाट इज फोर्स? आसपास की चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्स क्या है। जैसे जब तुम रूम में एंटर करते हो तो डोर है, तो डोर को खोलते हो, तो डोर को कैसे खोलते हो? ऐसा तो नहीं है कि रूम डोर के सामने खड़े हो गए और डोर अपने आप खुल गया, ऐसा तो है नहीं। ऐसा होता है कुछ मॉल में जाओगे कि सामने खड़े हो जाओ, डोर खुल जाता है, तो उस पर भी फोर्स लगता है। उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स के थ्रू खोलते हैं, उस पर कई फोर्सेज अलग अलग है, उसका कुछ मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो डोर खुलता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल डोर की बात की जाए जो हमारे रूम में लगा हुआ है, उसको खोलने के लिए हमें उसे पुश करना होता है। तो ये पुश क्या है? ये पुश एक फोर्स है जो हम डोर पर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से डोर जो पहले रेस्ट स्टेट में था अब मोशन में आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? फोर्स इज अ पुश
चलिए सर बहुत अच्छा, हमने क्या एक अच्छा डिराइव कर लिया कि फोर्स इज अ पुश। आगे बढ़ते हैं। मान लो डोर खुला है और हम घर से बाहर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं डोर अपने आप बंद हो जा रहा है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो करते क्या है सर? हम डोर का हैंडल पकड़ते हैं और उसको पुल करते हैं। क्या बात है? तो जब तुम डोर का हैंडल पकड़कर पुल करते हो तो जो डोर रेस्ट स्टेट में था वो मोशन में आ जाता है। इसका मतलब फोर्स क्या है? पुल भी है। क्या बात है, बहुत अच्छे सर। तो हम इससे क्या डिराइव करते हैं कि फोर्स और कुछ नहीं बट पुश या पुल है। तो फोर्स इज पुश और पुल। क्लियर है? देखो जैसे ये एक सरफेस है, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m मान लो, ठीक है। अच्छा, इस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है? रेस्ट या मोशन? मोशन। ये मोशन में थोड़े है, ये रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे अपनी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर रेस्ट पोजीशन पर है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो इस पर हम एक ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। अच्छा, जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से पुश कर रहे हैं तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करेगा? हाँ सर बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। तो इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज कर रेस्ट से मोशन में आएगा। मतलब जहां ये रेस्ट से मोशन में आया, हम क्या कमेंट करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई किया है। चलिए सर बहुत अच्छे। अब फोर्स है तो फोर्स के बारे में कौन कौन सी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर फोर्स टर्म है तो उस पर कौन कौन सी चीज, उसके बारे में कमेंट करने के लिए किन किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अच्छा देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट हम रखते हैं सेम मास का सरफेस पे, ठीक है। इस पे मान लो F बराबर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, इस पे मान लो F बराबर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, ठीक है। अब ये बताओ, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स है, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स है, कौन ज्यादा दूर तक मूव करेगा? ये ऑब्जेक्ट कि ये ऑब्जेक्ट? अरे सर इतना इजी है, ये 10 न्यूटन का है, वो 20 न्यूटन का है। सर वो फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर तक मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट कम दूर तक मूव करेगा। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस होगा, ये ऑब्जेक्ट लेस डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी तो दोनों में आने वाला इफेक्ट, दोनों में आने वाला चेंज, दोनों के स्टेट में आने वाला चेंज भी डिफरेंट होगा। क्लियर है? अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो दोनों में आने वाला चेंज भी डिफरेंट होगा। वेरी गुड सर, ये तो क्लियर हो गया। मान लीजिए एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लगा दे रहे हैं इस पे। अब मान लीजिए सर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रख दे रहे हैं, ये भी F बराबर 10 न्यूटन है, ये भी F बराबर 10 न्यूटन है। सर अब क्या होगा? वेरी गुड, यहां पर हमने फोर्स की डायरेक्शंस को चेंज कर दिया है लेकिन मैग्नीट्यूड को सेम रखा है। ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर किसी थीटा एंगल पर वर्क कर रहा है और ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री एंगल पर वर्क कर रहा है। दोनों का जो एंगल है वर्क करने का वो डिफरेंट है, ये किसी और एंगल पर वर्क कर रहा है, ये किसी और एंगल पर वर्क कर रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो सर दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम है तो दोनों सेम डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेंगे? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है इसके, लेकिन इसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है और इसका पॉइंट ऑफ एक्शन है, दोनों का एंगल डिफरेंट है। अगर इसका हम वो कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हमें क्या मिलेगा? देखो अगर ये थीटा है, मान लो थीटा बराबर थीटा बराबर दे देते हैं कॉस, ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मैंने दे दिया, तो ये भी थीटा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉस का होता है, तो ये हो जाएगा 10 कॉस 60 डिग्री। क्या बात है सर, वेरी गुड। तो 10 कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 इंटू 1/2, 5 न्यूटन। अब देखो ये भी फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है और इसका जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला
तो देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 10 है पर इसका 5 न्यूटन है। मतलब अब अगर हॉरिजॉन्टल में बात करें दोनों फोर्सेस का, तो इस 10 न्यूटन से लगने वाला जो इफेक्ट होगा इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इस फोर्स से लगने वाला जो इफेक्ट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो दोनों डिफरेंट होगा। मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड सेम कर दूं लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन अगर एंगल चेंज कर दूं, तो उनसे आने वाला जो इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे होगा वो भी अलग होगा। क्लियर है? देखो, अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट का मास अगर सेम है, और मान लो मैंने अगर फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम लगाया सेम डायरेक्शन में, तो उनमें जो इफेक्ट आएगा वो भी सेम होगा। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम है और उन पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसको किसी थीटा पर लगाया और इसको मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया, मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद भी इन पे जो इफेक्ट दोनों फोर्सेस की वजह से आएगा वो दोनों डिफरेंट होगा। ये बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक चीज और। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। बिल्कुल सही। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है F, तो हम ये बताएंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम बोलते हैं कि F बराबर सिर्फ 10 न्यूटन लग रहा है तो ये गलत है। अगर मैं बोलूँ कि F जो है वो सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो ये भी इनकम्प्लीट है। अगर आप आंसर लिखते हो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन तो ये गलत है, इनकम्प्लीट है। और अगर आप लिखते हो कि F पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो भी इनकम्प्लीट है। अगर आप F के बारे में लिख रहे हो तो आपको मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों को कमेंट करना होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की यूनिट होती है F इज इक्वल टू, देखो फोर्स का फॉर्मूला सिंपल सा आगे हम डिराइव करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। जो मास की यूनिट होती है वो क्या होता है? kg, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या आ जाती है? यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, इसको कैपिटल N से शो करते हैं। समझे? न्यूटन जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको एज अ रेस्पेक्ट देने के लिए हमने फोर्स की यूनिट को न्यूटन का नाम दे दिया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोगों ने चैप्टर का नाम लिख लिया होगा। चलो अब बच्चों पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है? अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्लियर है? फोर्सेस के कितने टाइप हैं? तो देखो फोर्सेस के टाइप को जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो पहले हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि किस बेसिस पे हमने टाइप्स दिए हैं। देखो मैं 2 बेसिस पे फोर्स को कैटेगराइज करता हूँ। एक ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बेसिस पे फोर्सेस के कितने टाइप हैं, और एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे फोर्सेस के कितने टाइप्स हैं। क्लियर है? तो चलो पहले हम लोग कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। आगे लिखते हैं। पहला आता है कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट के बेसिस में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस उन फोर्सेस को कहते हैं जो एग्जिस्टेंस में तभी आते हैं जब 2 सरफेस का कॉन्टैक्ट हो। इसका एग्जांपल मैं दूंगा। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस उन फोर्सेस को कहते हैं जो एग्जिस्टेंस में तब भी आ सकते हैं जब उनका कॉन्टैक्ट ना हो।
ये एग्जिस्टेंस में तभी रहते हैं जब दो ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट ना हो, और ये एग्जिस्टेंस में तब रहते हैं जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस में पढ़ लेते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस में जो फोर्सेस आते हैं देखो कौन कौन से हैं। जैसे ए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन आप कुछ भी कह लीजिए। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? देखो जब कोई दो ऑब्जेक्ट, जैसे एक ऑब्जेक्ट है और एक सरफेस है, या ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, कुछ भी, अगर ऑब्जेक्ट सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, बिल्कुल है, तो क्या करता है ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर एक नॉर्मल फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ एन। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट भी सरफेस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा नीचे की ओर एन। इसमें भी वही है, ये ऑब्जेक्ट इस पर एक फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर एन। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट भी इस पर लगाएगा नीचे की ओर एन। इसी तरह ये लोअर सरफेस भी इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, मान लेते हैं वो N1 है। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट भी सरफेस पे एक फोर्स लगाएगा नीचे की ओर, मान लेते हैं ये N1 है। दोनों क्लियर है? और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये फोर्स आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और डिटेल में मैं अभी बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा, परेशान वाली कोई बात नहीं है। जो बी पार्ट है वो है तुम्हारा टेंशन फोर्स, इसके बारे में भी मैं डिटेल में अभी बताऊंगा। अब टेंशन फोर्स क्या होता है? देखो स्ट्रिंग होगा, देखो मान लो कोई स्ट्रिंग है, उससे कोई ऑब्जेक्ट लटक रहा होगा, तो ये स्ट्रिंग और ये ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो इस कांटेक्ट की वजह से इस स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स आता है इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट की वजह से, इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स आता है, जो कि हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन उसकी क्या होगी? हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टेंशन फोर्स है। ये स्ट्रिंग फोर्स होता है, जहां स्ट्रिंग होगी वहीं टेंशन होगा। क्लियर है? इस टेंशन फोर्स के बारे में भी हम आगे अभी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, अभी बस ओवरव्यू बनाते चलो कि फोर्सेस क्या क्या है। क्लियर है? अभी और डिटेल में बात करेंगे। सी क्या आ जाता है? स्प्रिंग फोर्स, नाम से ही लग रहा है, जैसे स्ट्रिंग में टेंशन होता है वैसे स्प्रिंग में ये स्प्रिंग फोर्स होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग में भी एक फोर्स आता है इस ऑब्जेक्ट की वजह से, जैसे जब इसको पुल करोगे या जब इसको एक्सपेंड करेंगे और जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से इसमें एक फोर्स आता है जिसे स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी बस ओवरव्यू बनाते चलो। और क्या है? डी फ्रिक्शन फोर्स, इसके बारे में तो आप लोग जान लोगे, ये इतना इंपॉर्टेंट फोर्स है कि इस पर एक चैप्टर बन गया है पूरा। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और सरफेस है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट नहीं रेजिस्ट करता है, एक्चुअली इन दोनों के बीच में जो रफ सरफेस है उसकी वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स आता है उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को ओवरकम कर लेते हैं। इसलिए कुछ एक्सटेंट तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है जब तक कि जो हमारा फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक दूसरे के बराबर हो। और जहां हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। हम चल रहे हैं तो हमारे जो पैर है और हमारे सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से हम मूव कर पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो हम स्लिप कर जाते। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, और डिटेल में फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग चैप्टर है इसके बाद उसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है? जैसे देखो, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है? बी पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सी है मैग्नेटिक
फोर्स। क्लियर है? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स सब लोग जानते हैं, हमारा अर्थ है हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि अर्थ मुझ पर एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है। अगर मैं एक बॉल को ऊपर फेंकता हूँ तो एक टाइम बाद बॉल अपने आप नीचे आने लगता है। वो क्यों आने लगता है? क्योंकि इस पर एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होता है जो बॉल को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जो हवा में वो बॉल है, जो अर्थ है, क्या उनके बीच कोई कांटेक्ट है? नहीं है, फिर भी एक फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस फोर्स को कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑपरेट कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दो चार्ज, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसके बारे में 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स सिंपल सा है, आप दो मैग्नेट को एक पास लेकर आई, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप छोड़ दीजिए, वो दोनों एक दूसरे को स्टिक कर जाएंगे। तो उनके बीच में क्यों ऐसा होता है? वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। लेकिन जब दो मैग्नेट दूर रहते हैं फिर भी अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट होता है? नहीं होता है। फिर भी एक फोर्स ऑपरेट कर रहा होता है जो दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रहा होता है। वो कौन सा फोर्स होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है। इसके बारे में भी क्लास 12 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, और दूसरा जिस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था वो क्या था? स्ट्रेंथ बेस्ड। स्ट्रेंथ बेस्ड। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया इसको टू टाइप्स में। एक हो गया वीक फोर्स, एक हो गया स्ट्रांग फोर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वीक फोर्सेस क्या है? जो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाए तो वो फोर्सेस वीक फोर्सेस है। जैसे हमारा ये अर्थ है और दूर प्लैनेट्स भी हैं, तो अर्थ और प्लैनेट्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा, लेकिन वो इतना वीक है कि न प्लैनेट को अर्थ यहाँ तक खींच पा रहा है, न वो प्लैनेट अर्थ को अपनी तरफ वहाँ तक खींच पा रहा है। तो वीक फोर्सेस हो गया। या बहुत दूर कोई स्टार है और हमारा एक अर्थ है, तो स्टार और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इतना कम है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो वो वीक फोर्सेस हैं, और जिन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग फोर्सेस है। वीक फोर्सेस का एग्जांपल पार्टिकल लेवल पर भी देख सकते हैं। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस, ये सारे वीक फोर्सेस एग्जांपल हैं। स्ट्रांग फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा और बहुत स्ट्रांग फोर्स माने जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, वो एक बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। अरे सर क्या बोल दिया आपने? प्रोटॉन और प्रोटॉन, पर सर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो रिपल करता है। नहीं सर, जब दो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस, बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उनके बीच में जो वो रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स में बदल जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। अभी बस इतना समझिए कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं, और वीक फोर्सेज जिन फोर्सेज का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो वो वीक फोर्सेज होते हैं। क्लियर है? चलो आगे पढ़ते हैं। कुछ फोर्सेस के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पर उतने डिटेल में पढ़ेंगे जितना कि न्यूमेरिकल में यूज़ हो जाए। क्लियर है? चलिए, जैसे कि पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? देखो, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास स्मॉल m, ठीक है, तो ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा होगा। किस डायरेक्शन में? अपनी डायरेक्शन में। हमेशा ग्रेविटेशनल पुल की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, इस बात को याद रखना, टुवर्ड्स द सेंटर होती होगी। तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स द सेंटर लगा रहा होगा। उसका वैल्यू क्या होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस फोर्स की वैल्यू, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअल में दोस्तों बच्चों फॉर्मूला होता है कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, जहाँ G यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशन का, m मास ऑफ द अर्थ है, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, और r जो है ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, और थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, जिस भी ऑब्जेक्ट का मास होता है वो ग्रेविटेशनल पुल लगा सकता है। इसका भी मास है, ये भी अर्थ पर एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा होगा और अपनी तरफ खींच रहा होगा, लेकिन चूंकि इस अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि इसमें होने वाला एक्सेलरेशन हम फील ही नहीं कर पाते, और इस ऑब्जेक्ट का मास इतना कम है कि इसमें होने वाला एक्सेलरेशन हमें दिखता है। दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे होंगे, लेकिन इसका एक्सेलरेशन हम देख लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है
और ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है। और डिटेल में इसके बारे में हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 चीज़ें याद रखिएगा कि जो ग्रेविटेशनल पुल की डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है। जैसे कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं है कि इस पे ग्रेविटेशनल पुल इस तरह लग रहा होगा, इस पे भी ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स द सेंटर ही लग रहा होगा। क्लियर है, ग्रेविटेशनल पुल की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। इसकी वैल्यू m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g रखते हैं। स्मॉल g और कुछ नहीं दोस्तों, यही होता है। स्मॉल g की वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए क्योंकि एक एक्सेलरेशन है और 9.8 इसकी वैल्यू है। और क्वेश्चन में और इजी सॉल्व करने के लिए कई बार हम इसे 10 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स मान लेते हैं, सेकेंड स्क्वायर सॉरी अप्रॉक्स मान लेते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो अगले फोर्स के बारे में पढ़ लिया जाए। तो अगला फोर्स हमारा क्या है? सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन या फोर्स। अब बच्चों नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स क्या होता है? ठीक है, देखो हम बताए भी हैं अभी। मान लो ये सरफेस है और इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल m मास का है मान लो। तो देखो अब ये ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल पुल नीचे की ओर लग रहा होगा। हाँ सर, बिल्कुल लग रहा है। स्मॉल m मास और इंटू जी, ये फोर्स ग्रेविटेशनल पुल है जो अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर लगा रही होगी और अपनी तरफ खींच रही होगी। लेकिन सर ये ऑब्जेक्ट पर अगर ग्रेविटेशनल पुल नीचे की ओर लग रहा है और ऊपर हमें कोई फोर्स दिख नहीं रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को तो नीचे चले जाना चाहिए था, पर ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा है, ये रेस्ट पोजीशन पर है। ऐसा कैसे सर? वेरी गुड क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर अगर है तो इसका मतलब इस mg को कोई ना कोई फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस कर रहा होगा। वो फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स ये सरफेस इस पर लगा रहा है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्मल फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस बात को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। हमारा कांटेक्ट सरफेस ये है, तो देखो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स लगा हुआ है। क्लियर है? नॉर्मल फोर्स एक एक्शन रिएक्शन है। अगर ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा रहा होगा तो ये ऑब्जेक्ट भी इस सरफेस पर उतने ही मैग्नीट्यूड का नॉर्मल फोर्स नीचे की ओर लगा रही है। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। चलो, तो 2 बातें याद रखना। पहली बात कि नॉर्मल फोर्स जो है वो एक सरफेस दूसरे सरफेस पर लगाता है। जब तक दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा तब तक नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो कांटेक्ट सरफेस होता है हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगता है। क्लियर है? चलो अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है हमारे पास? सर अगला है टेंशन फोर्स। सर नाम में ही टेंशन है। हाँ, तो ये वो वाला टेंशन नहीं है। चलो, टेंशन फोर्स क्या है? हमने बताया था कि जहाँ स्ट्रिंग होता है उसमें एक टेंशन फोर्स आता है। टेंशन कुछ नहीं है एक्चुअल में। देखो इस स्ट्रिंग का और इस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट है। क्लियर है? इस ऑब्जेक्ट मान लो स्मॉल m का है तो नीचे mg ग्रेविटेशनल पुल अर्थ लगा रही होगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट न नीचे जा रहा है न ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। अगर फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा है, मतलब इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस फोर्स को बैलेंस करने वाला जो फोर्स होता है वो है टेंशन फोर्स। क्लियर है? टेंशन कुछ नहीं होता है, एक तरह से नॉर्मल रिएक्शन ही होता है। ये ऑब्जेक्ट इस रस्सी पर भी एक टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, रस्सी भी वैसे उतना ही इस ऑब्जेक्ट पर भी एक टेंशन फोर्स लगा रही होगी। तो यही टेंशन फोर्स है जो इस mg को बैलेंस करता है और इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने को मजबूर करता है। ये क्लियर है? आगे बढ़ें, कुछ चीज़ें और जान लो। अगर रस्सी मासलेस है, अगर रोप मासलेस है, अगर स्ट्रिंग मासलेस है, तो थ्रू आउट द
स्ट्रिंग जो टेंशन फोर्स होगा वो सेम होगा। जैसे ही इस पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स है, 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 वो सारे टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कब? जब स्ट्रिंग मासलेस होगी। सर ये मासलेस क्या है? तो इस मासलेस के बारे में हम आगे जब क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस कर लेंगे, परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? दूसरा, इस पर mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है। थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम होता है अगर स्ट्रिंग मासलेस होगी। क्लियर है? अगर मान लो कुछ इस तरह से फिगर दे दे, अब क्या? अब देखो यहाँ पर दो स्ट्रिंग आई है, मान लो इसका मास m है, तो अब ये स्ट्रिंग इस तरह से, तो ऐसा नहीं है कि इसमें टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा ना, इसमें टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होगी। इस बात को भी याद रखना, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग ही रहती है। अब वो अपवर्ड और डाउनवर्ड हो डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होगी। डायरेक्शन ऐसे ऐसे हो सकती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन ऐसे ऐसे होगी। क्लियर है? टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होगी, याद रखना। दूसरी बात, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स सेम होगा अगर रोप या स्ट्रिंग मासलेस है, याद रखना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर स्ट्रिंग चेंज हो जाता है तो उसमें होने वाला जो टेंशन फोर्स है वो भी चेंज हो जाता है। मतलब क्या सर? मतलब ये बच्चों कि देखो यहाँ पर एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है, तो इसमें जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा और इसमें जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा वो दोनों डिफरेंट होगा। क्लियर है? तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि जो टेंशन फोर्स है वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा अगर स्ट्रिंग मासलेस होगी। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग होगा, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, लेकिन होगा कैसे? अलोंग द स्ट्रिंग। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर स्ट्रिंग चेंज कर दिया जाए तो उसमें लगने वाला जो टेंशन फोर्स है वो भी चेंज हो जाता है। क्लियर है? याद रखना। आगे बढ़ते हैं।